मेरा ख्याल है ये वाली एक्सरसाइज अब हमने शुरू करनी है। पिछली कर ली थी हमने एक्सरसाइज इसका, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था जी। आप लोग सब मेरे साथ हैं? कोई आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं जी। ये देखें भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को लॉज ऑफ इंडिसेस जो है वो करवा देता हूं। एक्स टू द रेस पर m इंटू एक्स टू द रेस पर n। अगर लाइक टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो उनके पावर्स को ऐड करते हैं जी। अगर लाइक टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं जी। अगर आपके पास एक्स टू द रेस पर m होल पावर n है तो आप पावर्स को स्विच कर सकते हैं, और अगर आप ओपन करेंगे तो इनर पावर आउटर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी जी। अगर आपके पास गिवन है 2 टू द रेस पर x प्लस 1, तो इसको आप कैसे लिखेंगे जी? बोले कोई भी बंदा। ये पूरी एक्सरसाइज हम कर नहीं चुके? ये कर चुके हैं हम जी सर। चलें फिर आप तो ठीक है। मेरे ख्याल से आपने नेचुरल लॉगरिथम्स पढ़ाने थे। बस फिर ठीक है। फिर मेरा ख्याल है मुझे असल में वो 3-4 जगहों पर मैं करवा रहा होता हूँ, तो वो इसलिए मुझे लगता है कि शायद। अच्छा, एक ये एक्सरसाइज देख लें पहले। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इसके सिर्फ हमने 3 क्वेश्चन ही करने हैं, इससे ज्यादा नहीं करने। देखिए भाई, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी बताया था कि लॉग ऑफ नंबर जो है अगर 0 और 1 के दरमियान में हो तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आता है जी। आप अगर चेक करना चाहते हैं तो जरा अपने कैलकुलेटर्स अपने पास रखें भी, देखें जरा, उस पर लिखें लॉग ऑफ 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 0.9, और लॉग ऑफ 1 जो होता है वो 0 होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही आप लॉग ऑफ 1.1 पर जाएंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। इन सब के आंसर्स नेगेटिव में आएंगे। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी, अब जरा देखिए, जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इसका हम। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका डी पार्ट देखेंगे। 0.8 टू द रेस पर एक्स इज लेस देन 0.3। दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं जी। लॉग ऑफ 0.8 टू द रेस पर एक्स, ठीक हो गया जी। अब इस पर पावर लॉ अगर हम यूज करेंगे तो ये जो पावर है एक्स, दिस विल बिकम कोफिशिएंट। ये आपका लॉग ऑफ 0.3 आ गया। अब x की अगर वैल्यू निकालनी है तो लॉग ऑफ 0.8 से हम डिवाइड करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लॉग ऑफ 0.8, ये नंबर जो है इट्स लेस देन 1 है जी, 0 और 1 के दरमियान में है, तो इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। तो जब भी किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा जी। यहाँ पर आपका आ जाएगा लॉग ऑफ 0.3 ओवर लॉग ऑफ 0.8, यूं आपका आंसर आ जाएगा जी। ये जल्दी से मुझे करके दिखाएं जी, क्या आंसर आता है जब डिवाइड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ना, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल तुम्हें बताता हूँ। 10 इज लेस देन 100, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आप बताओ कौन सी साइड बड़ी है? -10। और अगर बच्चे मैं इसको -2 से डिवाइड कर दूं दोनों तरफ,
ये -5 आ गया और ये -50 आ गया। अब बताओ कौन सी साइड बड़ी है जी? -5। तो जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो आपका चूंकि ये जो मैंने शेड किया है ये वाला जो है इसका आंसर नेगेटिव में आता है, तो इसका मतलब है log ऑफ 0.8 की वैल्यू नेगेटिव में है। तो जब हम नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा जी। जैसे अगर ये सी पार्ट आप देखें तो ये दिया हुआ है आपके पास जी 2/3 टू द रेस पर एक्स इज ग्रेटर देन 3 है जी। दोनों तरफ लॉग ले लें जी। अब ये जो x जो पावर है इट विल बिकम कोफिशिएंट जी। अब मुझे बताएं कि log ऑफ 2/3 इसका आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? 2/3 पहले देख लें कैलकुलेटर पे। इसका आंसर मेरा ख्याल है 0.1 0 और 1 के दरमियान में आता है। यस सर। तो इसका मतलब ये होगा कि x की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये लेस देन हो गया, चेंज हो गया साइन। ये जी। अब इसको आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं टाइम दे रहा हूँ जी, आप सबके पास 10 मिनट्स हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसके ऑल्टरनेट पार्ट्स कर लें, कम से कम चलें 2 पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 में से कर लें, 2 तो मैंने करवा दिए। 2 में से 2 पार्ट्स कर लें और 3 में से ये सॉल्व कर लेंगे। कौन कौन है भाई हमारे साथ इस वक्त? जी अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिए हैं तो शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज? Yes, sir. What about the rest of the people? आज बच्चे कम नहीं है क्लास में। ओके जी अब अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं जी। जी काफी स्टूडेंट्स जो है अभी तक एब्सेंट है भाई, इसमें आहब भी नहीं है। चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं जी नेचुरल लॉगरिथम्स। देखें भाई इससे पहले हमने कॉमन लॉग यूज किया था और अगर आपको याद हो तो उस लॉग के अंदर हमने कहा था कि लॉग की जो बेस है वो ई होती है। मैं आप लोगों को 5 मिनट्स दे रहा हूँ। अगर आप लोग अपने ग्रुप्स में देखें तो अपने मोबाइल्स पर मैंने एक वीडियो अपलोड की है जी, आप लोगों के पोस्ट की है इस पे ग्रुप के अंदर। सब लोग जरा ये वीडियो को देख लें जी। व्हाट इज ई? आप सबको जो है ना वो मैं 5 मिनट्स दे रहा हूँ। रायहा आप भी हो इस ग्रुप में? मेरा ख्याल है मैं देख लेता हूँ रायहा है या नहीं है।
रायहा, आप जिस ग्रुप में हो जरा देखो, इसमें मैंने एक वीडियो पोस्ट की है। अगर तो आप उस ग्रुप में हो नहीं हो तो फिर मुझे बता दो, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। सब लोग जरा देखें भाई। What is e? The two most common logarithms used are log to the base 10 and log to the base e. Why are they the most commonly used logarithms? How do we really understand them? Log to the base जी 10 जरा देख is लें जी kind of रायहा, अगर intuitive. आप उस ग्रुप में हो It's जिसमें easy मैंने to ये talk in वीडियो सेंड multiples की of है, 10. तो आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। एक दफ़ा इसको ज़रा आप लोग देख लें भाई, इस वीडियो को। Okay, sir. इस वीडियो से आपको What जो है is वो e? कॉन्सेप्ट समझ The आ two जाएगा most common कि ई logarithms क्या चीज़ है जी, ई जनरेट कैसे हुआ था। used are log to the base 10 and log to the base e. Why are they the most commonly used logarithms? How do we really understand them? Log to the base 10 is kind of intuitive. It's easier to talk in multiples of 10. 10, 100, 1000 and so on. Log to the base 10 gives us an easier scale to work with. चलें Log ठीक है। 10 to the base काजिम की बातें जो है ना बड़ी लॉजिकल होती हैं भाई। काजिम कह रहा है कि वीडियो is जो है E? 10 मिनट्स की है तो 5 मिनट में कैसे देखें। ठीक है, आपको 10 मिनट्स में दे रहा हूँ। The two most common logarithms used are log to the base 10 and log to the base e. Why are they the most commonly used logarithms? How do we really understand them? Log to the base 10 is kind of intuitive. It's easier to talk in multiples of पहले 10. उसने कॉमन लॉग 10, लिया जी, और 100, फिर नेचुरल लॉग 1000 लिया। and so on. Log to the base 10 gives us an easier scale to work with. Log और 10 to नेचुरल the लॉग base को उसने 10 बताया is कि 1. एलएन से रिप्रेजेंट Log करते हैं। 100 to the base 10 is 2. 1000 to the base 10 is 3. And we can see that the multiples of 10 can be managed with a scale of natural numbers. But log to the base e is what I'm deeply interested in. It's called the natural log. And it's also written as ln. Yes, log to the base e is also written as ln. So log 20 to the base e can be written as ln of 20, the natural log of 20. What is this e? Some call it a magical number. Some call it an irrational constant. Some call it a Euler's number. But the harsh truth is this: very few people actually understand what e is. To get to e, we first need to understand growth. Let's say a particular thing doubles every time period. On this timeline, this is today, and every unit is one time period. Assume you have $1 with you. At the end of the first time period, this dollar doubles and you have $2. At the end of the second period, $2 double to become $4. And at the end of the third period, we have $8. How do we look at this growth? First, we see that the numbers at the end of the time periods are powers of 2. It's in the form 2 to the power x, where x is a non-negative integer. 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3, and so on. This was one way in which we looked at double growth. Another way to look at it is that there is 100th% growth every time period. 1 plus 100% of 1 gives us 2. $1 was increased by 100% to get 2. In the second time period, $2 grew to $4. 2 plus 100% of 2 gives us 4, and so on. So doubling the value is the same as a 100% increase. So 2 raised to x can also be written as 1 plus 100% raised to x. It's like you're getting a 100% return on your investment. But hold on, we are making an assumption here. We are assuming that growth happens in a discontinuous fashion. We are seeing growths in steps here. What about the time in between two time periods? We are seeing no growth in between. No growth and it suddenly doubles. Again no growth and suddenly doubles. But hey, that's not how nature functions. Everything or every kind of growth happens बड़े gradually. गौर से देखना है जी, If your उसमें height उसने जो today is 4 feet, जो you कॉन्सेप्ट suddenly दिया है won't कि be 5 आपकी feet a अमाउंट year जो है वो किस later. तरह से Your height डबल होती gradually है। grows. When we started, we used to get around 30 views a day.
And after a year, we started getting around 4,000 views a day. It doesn't mean our view count just jumped one fine day. It gradually increased. So growth in nature is never really discrete or discontinuous. Let's see how it really works. We take the example of $1 growing over 1 year at a 100% growth rate. First, we look at the annual growth. Based on what we saw, at time 0, we would have $1. And at the end of the year, we will have $2. This doesn't seem right because all the interest cannot appear on the last day. To make it slightly better, let's divide the year into 2 equal parts, 6 months and 6 months. Splitting that 100%, the growth would be 50% in the first year and 50% in the second. It would look like this. Our initial dollar earned 50% interest in the first half to give 50 cents more. Now what happens in the second half? $1.50 remains as is. The growth is 50%. So 50% of $1 will be 50 cents. And this time the 50 cents also earned a 50% interest. That will be 25 cents. This 1.5 is the sum of our original dollar and the 50 cents we made here. So at the end of the first year, we have our original dollar, then we have the dollar that made our original dollar made, and we also have the 25 cents that these 50 cents made. A total of $2.25. This is better than doubling. If we want to understand this using a formula, it would be 1 plus 100% over 2, the whole squared. We had half the growth rate over 2 time periods. This is also referred to as semi-annual growth. Let's push ourselves further. What if we had 4 equal time periods in a year? We have divided 1 year into 4 quarters. This is how it would look. Looks messy, but it's actually very simple if you've understood the concept. It's 25% growth every quarter. The formula would change to 1 plus 100% over 4, the whole raised to 4. We would approximately get जी आप लोगों ने $2.441 at the end वीडियो of the देख first ली है year. अभी 10 मिनट्स नहीं हुए I suggest you pause the video and understand the quarterly growth diagram really well. The 100% is nothing but 1. If 2 time periods, then we have 2 here. If 4 time periods, then 4 here. So the formula for n time periods would be 1 plus 1 over n, the whole raised to n. Clearly, more the number of time periods, higher will be the returns. This will give us the dollar value at the end. I probably know what your greedy brain is thinking. Is it possible to get Sahi. unlimited money? Let's make a table now. Number of time periods and the dollar value in the end. If it's just 1 time period, the dollar value is 2. If 2 time periods, then $2.25. If 4 time periods, then $2.44. If I divide the year into 12 equal time periods, my return will be higher than this. If I divide it into 365 equal time periods, it will be even higher. This tells us that $1 at the start of the year will become these many dollars at the end of 1 year if the number of time periods is 365. So if we increase this number significantly, that is if we increase the number of time periods significantly, will this number also increase significantly? Okay, here are a few more calculations. The number of time periods here is 1 million. Notice that the returns improve, yes, but they converge around a value which approximately equals 2.718. And that is your beloved E. We can't get infinite money after all. What would be a layman-friendly explanation for E then? It is the maximum possible result after continuously compounding a 100% growth over 1 time period. Yes, that's E. Don't forget, we had assumed a 100% growth here. And that's what E is. It's the maximum we get after a 100% continuous compounding growth over 1 time period. Notice what compounding does. The first result is 100% without compounding. $1 would become $2. But after continuous compounding, $1 will become $2.718 approximately. That would be a growth rate of 171.8%. That's like the maximum growth we can have.
So E is approximately 2.718. It's an irrational number, which means the digits after the decimal point do not repeat and go on forever. Just one last question. What if the growth rate and the time period change? Will E still help us? Absolutely. There's no problem at all. In general, the growth after continuous compounding is given to us as e to the power r times t, where r is the rate and t is the number of time periods. So if we have a 200% growth for 5 years, then it would be defined as e to the power 2 times 5. We squared e to include 200% growth and we raised it to 5 as there are 5 time periods. It'll give us e to the power 10. E is nothing but the maximum possible result after continuously compounding a 100% growth over one time period. ओके जी, मेरा ख्याल आप लोगों ने देख लिया भाई इस वीडियो को। एक काम करते हैं कि इसकी आगे जो है वो क्वेश्चंस जो है वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल मंडे से स्टार्ट करते हैं, ये नया टॉपिक। आज आप लोग जो है वो पिछला पुराना अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करें भाई, और मंडे से इंशाल्लाह जो है वो हमारी जो है वो ये नेचुरल लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे जी। सर इसके बाद टॉपिक खत्म। बस इसके बाद एक और आ जाएगा वो लीनियर लॉ। भाई ये दो ही टॉपिक्स रह गए, इसके बाद ही ख़त्म है जी। ठीक है जी, ठीक है सर। चल।